Hello and good morning, all of you. Welcome to the free ethics foundation course by Alpha IAS Academy, and we are at the part 3 of lecture 8. And today we shall be discussing about the sources of ethical guidance कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं या क्या वो सोर्सेज हैं जो हमारे एथिकल कंडक्ट को फॉर्मेशन। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बचपन में आप कैसे रहे हैं या आपकी पढ़ाई कैसे हुई है या आपके दोस्त कैसे हैं, ये सब आपके फॉर्मेशन को डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन क्या क्या वो चीज़ें हैं जो सोर्सेज हैं जहाँ से आप, अब भाई चेंज तो बाद में होगा लेकिन सोर्स कहीं ना कहीं से तो होगा, तो वो सोर्सेज आज हम पढ़ेंगे। तो वो सोर्सेज कौन कौन है तो बहुत सारे हैं, बट हम जो पढ़ेंगे हमें अपने सिलेबस से मतलब है। तो दोज आर लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ठीक है, तो पहले लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखो लॉ क्या है। लॉ कोई भी वो चीज़ जो कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी है, सोसाइटी के कॉमन गुड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जिससे कि सोसाइटी में हार्मनी रह सके, सोसाइटी में पीस रह सके। ठीक है, दस लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस डिजाइन टू अचीव कॉमन गुड इन द सोसाइटी एंड इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ दी पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। और लॉ भी बहुत सारी चीज़ों से निकल के आता है, जो रिलीजन, फिलॉसफी, सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स, इन सब से लॉ फॉर्म होता है ना। अब भाई एक टाइम पे आप देखते हैं कि सती नॉर्मल थी इंडिया में। ठीक है, उसके बाद एक सती ऑबोलिशन एक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी में कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई, ये चीज़ जो है गलत है, ये चीज़ जो है इमोरल है, ये चीज़ जो है अगेंस्ट द ह्यूमन प्रिंसिपल्स है या ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स है, तो उसको उन्होंने चेंज किया। ठीक है, तो ऐसे ही लॉ भी बनता है। ठीक है, अब लॉ भी बहुत टाइप के होते हैं, रेगुलेशन, एक्ट्स, है ना, जो कुछ लेजिस्लेचर पास करता है। अब इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो भी एक प्रकार का लॉ है। ठीक है, या हाई कोर्ट की जो रूलिंग है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक लॉ है। तो देयर आर डिफरेंट लॉ, है ना। ह्यूमन लॉज, अब अभी जो मैंने आपको डिफरेंस लॉज बताया वो ह्यूमन लॉज हैं। और बेसिकली 3 टाइप्स में हम लॉ को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सटर्नल लॉ, ह्यूमन लॉ और नेचुरल लॉ। तो ह्यूमन लॉ मैंने आपको बता दिया, जो अभी क्लासिफिकेशन मैंने करी है। दोज आर द लॉज मेड बाय द स्टेट। दोज आर बेसिकली पॉजिटिव लॉज और सिविल लॉ। पॉजिटिव लॉज अभी हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव लॉ क्या होता है कि विच कन्फर्म्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ठीक है, जो नेचुरल प्रिंसिपल है या नेचुरल लॉ जो है, जो उसको कन्फर्म करता है, उसी को हम पॉजिटिव लॉ भी बोल देते हैं। देन देयर आर एक्सटर्नल लॉज, जैसे डिवाइन लॉ, कैनन लॉ, हमारी भगवत गीता, कुरान, है ना, और आपका बाइबल, ये सब क्या है? ये सब कैनन लॉज हैं, है ना। आप ये गलत काम करेंगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो ये सब क्या है? ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स ही तो हैं। तो वो भी एक टाइप के लॉ ही हैं हमारे लिए, है ना। लॉ एज अ रिलेशन ऑफ गॉड। देन नेचुरल लॉ आ जाते हैं, लॉज बेस्ड ऑन नेचर। देखो लॉज बेस्ड ऑन नेचर सबसे जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो नेचुरल लॉ ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है या ह्यूमन कंडक्ट है वो हमेशा गुड की तरफ भागता है। वो अच्छा करेगा और अवॉइड करेगा ईवल को, जो गलत चीज़ है उसे वो अवॉइड करेगा। ठीक है, ये नेचुरल लॉ बोलता है। ठीक है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम रिजिडिटी की बात करें तो रूल्स सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल्स होते हैं। जैसे अभी प्लास्टिक वेट मैनेजमेंट रूल्स, है ना, सॉलिड वेट्स मैनेजमेंट रूल्स, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, रेगुलेशंस उनसे ज़्यादा रिजिड होते हैं। फिर एक्ट्स कौन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर पास करता है वो और स्ट्रिक्ट होते हैं। देन लॉ, है ना, एक्ट जो है वो लॉ बन जाता है, सोसाइटी में वाइडर एक्सेप्टेंस आ जाती है उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग दे दी, वो आपका लॉ बन जाता है। और सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिडिटी के स्केल पे अगर हम इनर से आउटर जाएंगे तो रिजिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, रिजिडिटी विल इंक्रीज। ठीक है, नाउ रूल्स आर सबऑर्डिनेट टू रेगुलेशंस, रेगुलेशन आर सबऑर्डिनेट टू एक्ट, एक्ट इज सबऑर्डिनेटेड टू लॉ एंड लॉ इज सबऑर्डिनेट टू constitutions. So this was about rules and regulation. Now how human conduct is guided? Now human conduct is guided by basically two broad aspects, that are law and those are laws and the conscience of humans values, या जो हमारी वैल्यूज़ हैं या जो हमारी कंसाइंस है वो भी हमें गाइड करती है। इनफैक्ट हम लेटर इस लेक्चर में देखेंगे कंसाइंस और लॉ में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि कंसाइंस बड़ा या लॉ, हम किसे फॉलो करें। ठीक है, और कौन ज़्यादा बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल है ह्यूमन एथिकल बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो
सीधी सी बात है, जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो उसके बहुत सारे ट्रेडिशन रहते हैं, कस्टम रहते हैं, कन्वेंशन होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप बच्चे रहते हैं तो बच्चों से एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करेंगे, जब आप एडल्ट हो जाएंगे या अपने नौजवान होंगे तो आपसे एक अलग बिहेवियर, जब आपकी शादी हो जाएगी तब आपसे एक अलग बिहेवियर, और जब आप पेरेंट्स बन जाएंगे एक अलग बिहेवियर, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब आपसे एक अलग बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन की जाएगी. एंड दस एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ देयर इज़ अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू, एंड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस, कि वो बिहेवियर जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए. कई बार जो गलत होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है, जो गलत होता है उसे क्वेश्चन भी किया जाता है, और वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है. एंड दस इसी बिहेवियर को शेप करने के लिए लॉस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. भाई लड़कियों से छेड़छाड़ करना एक कानूनी अपराध है. तो ये कहाँ से आया? क्योंकि लोगों को लगा देयर आर राइट्स ऑफ वुमेन्स ऑल्सो, और अगर उनकी राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे कि जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके. एंड दस देयर वॉज अ इमरजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. और यही बात किसने बोली? यही बात थॉमस एक्विनिस ने बोली. थॉमस एक्विनिस ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ दिए, ठीक है. हमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनिस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ. एक लॉ उन्होंने दिया कि अ लॉ इज़ अ revolution of God which is based on religious belief that people have faith in God and are fearful of God. तो एक लॉ कहाँ से निकल के आया कि लोग जो बिलीफ है उनका कि एक गॉड है और हम गलत काम करेंगे तो हमें जो है सज़ा मिलेगी उस चीज़ की, उस गलत काम की हमें सज़ा मिलेगी. और ये चीज़ आई कहाँ से? क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई देखो भगवान को सब पता है और भगवान विल डू जस्टिस, ठीक है. ऑल्सो क्या हुआ कि ओवर द टाइम या आज भी रिलीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. क्योंकि भगवान का डर है, मैं आपको बताऊं, लॉस का डर कम है लोगों को, भगवान का डर क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लॉस तो क्या है, क्योंकि हमारी एक लाइफ जो है लिमिटेड लाइफ है, ठीक है, लिमिटेड है. लेकिन जो हमारी आफ्टर थ्योरीज़ हैं लाइफ की या आफ्टर डेथ थ्योरीज हैं वो ये बोलती है कि वहाँ पे इनफाइनाइट है, वहाँ पे जो पेन है वो इनफाइनाइट है, आपको जो नर्क में रहना पड़ेगा वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रहना पड़ेगा. तो आदमी सोचता है नहीं यार सही काम कर लो भाई, और ठीक है इस जीवन में तो जो भुगतना है भुगत लेंगे, लेकिन आफ्टर दिस जीवन जो हमारी आफ्टर डेथ लाइफ है भाई वो सही होनी चाहिए, वो चिल रहनी चाहिए, ठीक है. तो वो ज़्यादा गाइड करता है बिहेवियर को, ठीक है. इनफैक्ट यही रेगुलेशन ने जो था जन्म दिया किसको? कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स. उन्होंने कहा कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एथिकल कंडक्ट एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एथिक्स. और यही माना गया कि अगर आप एथिकल कंडक्ट रखेंगे, एथिक्स को मानेंगे या एथिक्स को फॉलो करेंगे तो ओवर द टाइम या ओवर द ईयर्स या ओवर योर लाइफ जब आप उसे करते रहेंगे तो आप जो है भगवान का जो डिसीजन होगा आपके फेवर में होगा, आपके पॉजिटिव फेवर में होगा, ठीक है ना. अगर हम ये तो पुरानी बात है, फिर हम मिडिवल टाइम्स में आ गए. तो मिडिवल टाइम्स में अब रिलीजन जो है इमर्ज हो रहा है, इमर्ज करते करते वो जो है और इमर्ज कर गया, ठीक है. तो अब क्या हुआ कि अंधविश्वास बढ़ गया, सुपरस्टिशन बढ़ गया, है ना, और गॉडली रूलर्स आ गए. एंड इट वॉज थॉमस एक्विनिस हु फर्स्ट रिजेक्टेड थियोलॉजिकल फिलॉसफी एंड सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम रिलीजन. बट थॉमस एक्विनिस भी जो है रिलीजन को जो है एथिक्स से पूरी तरीके से नहीं अलग कर पाए. उसका एक रीज़न था. उन्होंने कहा कि जो भाई ठीक है लोगों ने कुछ लोग चुन लिए जो उन्हें गवर्न करेंगे, बट जो गवर्न कर रहे हैं उन्हें कौन गवर्न करेगा, उनको कौन अकाउंटेबल ठहराएगा? तो फिर उसने लास्ट में ये बोला ठीक है उनको जो है भगवान, ठीक है, भगवान न्याय करेगा उनके साथ, है ना, या ऊपर वाला न्याय करेगा, ठीक है. उन्होंने थ्योरी दी नेचुरल लॉ की, है ना, और कैटेगरीज ऑफ लॉज दी उन्होंने, ठीक है. और रिलीजन को इस एथिक्स से उन्होंने अलग रखा, बट लास्ट में फिर वो भी पूरी तरीके से अलग नहीं रख पाए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि यार ठीक है जो गवर्न कर रहे हैं उन्हें भी तो कोई गवर्न करेगा, और वो गवर्न कौन करेगा? कोई इटर्नल लॉ होगा, कोई डिवाइन लॉ होगा, कोई रिलीजियस वैल्यू होगी, वो उन्हें गवर्न करेगी. तो एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज नॉट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एथिक्स फ्रॉम द रिलीजन बाय थॉमस एक्विनिस, बट फिर भी ही वॉज ऑफ द व्यू दैट द एथिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है. नाउ दिस वॉज अबाउट द लॉ, ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ. सबसे पहले हम ह्यूमन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं. ह्यूमन लॉ कौन सा है? मैंने आपको बता दिया, जो स्टेट बनाता है, लेजिस्लेचर जो बनाता है, जो जुडिशरी हमारे लॉ जजमेंट्स प्रोनाउंस करती हैं, है ना. जैसे विशाखा गाइडलाइंस, वो क्या थी? एक टाइप की गाइडलाइंस थी, उनको वो ओवर द टाइम जो है
लॉ बन गई है ना, उसको फॉलो करना पड़ता है। 10 और लॉ भी काहे के लिए बनाया जाता है, टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक हार्मनी, पीस एंड हार्मनी चाहिए किसमें, सोसाइटी में। दैट पीस एंड हार्मनी शुड बी इन दी सोसाइटी। नाउ इन दी मॉडर्न एरा द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन स्टेट आ गया है ना। पुराना तो चलो राजा महाराजा चला लेते थे, उनको बोला कि ठीक है ये राजा जो है पूरी प्रजा को चलाएगा, और इस राजा के ऊपर जो है भगवान बैठे थे, गॉड इनको देखते रहते थे। तो ये वाली थ्योरी चल गई। बट जब डेमोक्रेसीज आई, न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स आई, सॉवरेन स्टेट्स आए, तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है अब तो ये राजा वाला वो तो हट गया, अब तो बहुत सारे लोग हैं हमें गवर्न करने के लिए, है ना, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि हम चलो मिल बांट के, आज के टाइम पे होता है पार्लियामेंट जो है मिल के क्या करती है, लॉज बनाती है। और वो लॉज क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। जैसे भाई आज के अभी 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है बैन हो गया, ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक गॉट बैंड फ्रॉम द 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से इट गॉट बैंड। तो अब कुछ लोग बोलेंगे ओ सॉरी ये क्यों किया गया, क्योंकि अब जो है आप यूज़ नहीं करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो इससे क्या होगा, बिहेवियर रेगुलेट हो ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना थैला लेके जाना पड़ेगा घर से, या आप थैला लेके नहीं जाएंगे तो थैला खरीदना पड़ेगा, और वो जो पैसा होगा वो आपको पेनफुल होगा, तो अगली बार से आप खुद ही थैला लेके जाने लगेंगे घर से, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। नाउ विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ लॉ रूल्स आर मेड, रूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन लॉ। हमने आपको बता दिया था फ्लेक्सिबिलिटी में, है ना, रूल सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फिर रेगुलेशन होती है, और सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटीज़ लगती हैं, है ना। नाउ टेक्निकली लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेचर एंड रूल्स आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, है ना, क्योंकि रूल्स तो आपको डेली बनाने हैं कुछ ना कुछ। अब कब तक पार्लियामेंट, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ बैठेगी, तो थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसे स्टेट के हाथ में हमें या टूल देने पड़ते हैं या पावर देनी पड़ती हैं, जिससे कि वो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं या डे टू डे गवर्नेंस है उसको डील कर सकें, है ना। अगर हर चीज़ का अगर हम स्ट्रेटजरी बेसिस मानने लगेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। Thus, law and rule become the basis of controlling the behavior of humans so that they can behave in a desirable way। और ये इसी कंट्रोल को हम लोग रेगुलेशन भी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना यार रेगुलेट करना है। सेबी क्या है, एक टाइप का रेगुलेटर है। आरबीआई क्या है, एक टाइप का रेगुलेटर है। पीएफआरडीए क्या है, एक टाइप का रेगुलेटर है, ठीक है। दस इन अ वे रोल ऑफ द स्टेट इज़ नथिंग बट टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। इसीलिए रेगुलेशन इंपॉर्टेंस है, एसेंशियल है गवर्नेंस के लिए। एंड उनकी जो रेगुलेशंस हैं उनकी जो क्वालिटी है उनका डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हैं कि उसने कितना बेहतर ह्यूमन बिहेवियर को बनाया, उसकी गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, कितना बेहतर वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना सके वो रेगुलेशंस। पीस एंड हार्मनी कितनी ला सके वो, है ना। उनका जो क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसा रहा सोसाइटी में, इनोवेशन आया नहीं आया, स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी में सोशल कैपिटल बढ़ी नहीं दे रही, आपस में भाईचारा बढ़ा नहीं बढ़ा, जो सोशल रिलेशनशिप्स थी या आपस का हमारा जो प्यार था वो बढ़ा नहीं बढ़ा। पर लग रहा कोई रेगुलेशन लाया और क्रांति हो गई, जो श्रीलंका में चल रहा है। श्रीलंका में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो जो भी लॉज ला रहे हैं उनके लॉज फेल होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक फेलियर है। उससे क्या हुआ, कल उन्होंने पीएम का घर जला दिया, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंट के ऑफिस पे कब्जा कर लिया, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा। तो ये सब क्या है, मतलब वहाँ पे जो रेगुलेशंस हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब है। ऐसे ही इसीलिए हम ट्रैफिक रूल्स बनाते हैं, है ना। FSSAI बना रखा है हमने फूड प्रोडक्ट्स के लिए, है ना। बिजनेस रेगुलेशंस हैं हमारे पास, तो ये सब जो है रेगुलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। नहीं तो अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट ना करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नाउ because if an economy is regulated by non-regulated parallel economy तो it will generate black money। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, अभी जो है गोल्ड पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा दी, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है कि वो एक पैरेलल इकोनॉमी बना देगा गोल्ड के लिए, गोल्ड स्मगलिंग चालू हो जाएगी जिससे कि ब्लैक मनी जनरेट होगा। नाउ ब्लैक मनी इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। दस वट वुड इट इंडिकेट दैट द रेगुलेशंस आर वीक और आउटडेटेड, है ना। दस हमें रेगुलेशंस के साथ बनाने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उनका इफ़ेक्ट कैसा है, प्लस उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं या ख़राब हो जाएं। 10
inclusive and better ease of doing business means better regulations. Weak and irregulation will create hopelessness in the society. डिसअफेक्शन आएगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, डिसअफेक्शन आएगा और सोसाइटी का, श्रीलंका में जो हुआ जो गवर्नमेंट है उसके प्रति आएगा, एंड सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस इन दी सोसाइटी जनरेट हो सकती है. ठीक है, दिस वॉज अबाउट द ह्यूमन लॉज. दस इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. क्यों? आपने लॉ बनाया, आपने उस लॉ को इन्फोर्स किया फॉर लॉन्ग रन. आपने बोला कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है. उसने क्या किया? इट्स कल्टिवेटेड अ गुड कल्चर इन द सोसाइटी. लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किया. जो हेलमेट नहीं पहनता था उसको एक बुरी नज़र से देखा जाने लगा. तो उसने क्या किया? एक एथिकल कंडक्ट को जनरेट किया, या उसका उत्पत्ति हुई. क्या कि आप लोग हेलमेट पहनना इज़ अ एथिकल कंडक्ट, या हेलमेट ना पहनना इज़ नॉट गुड, इज़ नॉन एथिकल या अनएथिकल. तो ऐसे ही और हो क्या रहा है यहाँ पे? सब पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन कंडक्ट गाइड हो रहा है. इनफैक्ट कुछ एरिस्टोटल जी ने ये भी कहा था. देखो एरिस्टोटल ने क्या कहा. एरिस्टोटल सेड दैट लॉ इज़ नॉट नीडेड इफ़ पीपल आर लॉ अबाइडिंग. फिर प्लेटो जी आ गए. प्लेटो जी ने क्या कह दिया कि गुड पीपल डोंट नीड लॉ, बट बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर वे अराउंड लॉ. ठीक है, जो अच्छे लोग हैं यार, है ना, वो अपने मेहनत ईमानदारी से काम करेंगे, अपना चिल रहेंगे, लाइफ में एंजॉय करेंगे और गलत कामों के प्रति नहीं जाएंगे, जैसे आप सब लोग हो. और जो भाई जो बोलते हैं ना कर्म कांडी है, ये तो कांडी है तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा, तो वो ढूंढ ही लेगा अपना वे. जैसे टैक्स इवेजन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, भाई अब सब ये सब जुर्म है, सबको पता है कि ये सब जुर्म है या ये सब कानूनन अपराध हैं. बट होता क्या है, लोग तब भी करते हैं. तो बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड अ देयर वे अराउंड द लॉ. नाउ दे मे बी लीगल बट नॉट एथिकल बिकॉज द इंटेंशन इज टू मिसयूज द लॉ. ठीक है, कभी कभार लॉ में ही लूप होल्स होते हैं. तो जो लोग लूप होल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कि आप जो हैं लीगली राइट हो बट आप एथिकली रॉन्ग होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जो इंटेंशन ऑफ द लॉ है आप उसको डिफीट कर रहे हैं. तो जब आप लॉ मानते हैं तो इट इज़ योर ड्यूटी दैट जब आप लॉ मान रहे हैं एट द सेम टाइम यू शुड नॉट मिसयूज द लॉ और यू शुड नॉट यूज़ द लूप होल्स ऑफ द लॉ. मतलब जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, 74% ऑफ द केसेस फाइल्ड वर फॉल्स. तो ये क्या है? ठीक है, आपने केस फाइल कर दिया, आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आपका चल रहा है बट एथिकली आप गलत हो. ठीक है, दस इट इज़ बिलीव दैट पावरफुल पीपल मिसयूज लॉ, है ना. एग्जाम्पल, एक एक्टर थे, उन्होंने कार से एक्सीडेंट किया, है ना. पहले वो एक्टर कार में थे नहीं, उनका ड्राइवर था. थोड़े दिनों में वो कार ही चेंज हो गई, फिर कार पलटी कैसे, है ना. उसके बाद हो सकता है कि वो कार थोड़े दिनों में बुलक कार्ट बन जाती और थोड़े दिनों में फिर वो साइकिल बन जाती. तो जस्टिस हुआ ही नहीं, उस गरीब आदमी के साथ जस्टिस नहीं हुआ. ठीक है, और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मिसयूज़ किया गया. देखो अमीर आदमी, कभी भी विजय माल्या जी हो गए या आपका नीरव मोदी हो गए, है ना. अब जी हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यार हम इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं. इंसान है वो, इसलिए रिस्पेक्ट है. बाकी उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं कि उनका कोई भी उनको इज्जत की जाए, है ना. बट क्या है कि उन्होंने मिसयूज़ किया, लॉ का निकल लिया और गरीब आदमी मर रहा है. तो गरीबों के लिए लॉ होते हैं ऐसा माना जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे स्टेट हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट as a whole. They should work as one entity and strive that, because there is a equality of law in the constitution, they should strive for that equal laws are implemented equally for everybody, है ना. It should not see any caste, creed, position, पैसा कुछ नहीं देखना चाहिए. It should be applied to you as a simple man and नहीं देखना चाहिए. बट नहीं हो पाता यार, है ना. कहने में आसान लगता है, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत वो है, लेकिन ठीक है, फिर भी हमें सही चीज़ तो पता होनी चाहिए. हमें स्ट्राइव क्या करना है. एट टाइम्स हम वो स्ट्राइव भी कर लेते हैं, कई बार डिफीट हो जाता है पर्पस, कई बार अच्छा लगता है. बट ठीक है, इट इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन एंड यू हैव टू ऑलवेज क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन थिंग्स एंड दोज हु क्रिएटेड बैलेंस दे लिव्ड अ वेरी नाइस लाइफ. यू शुड नॉट लिव इन एक्सट्रीम्स एंड एन्जॉय द लाइफ. ठीक है, गेटिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा फिलोसफिकल हो गया. बट स्टिल लॉ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. क्योंकि स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क फॉर योर कॉमन गुड एंड अवॉइड इविल इन द सोसाइटी, जो कि हमारा नेचुरल लॉ भी बोलता है. तो इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद द नेचुरल लॉ. ठीक है, नॉट ऑल बट मैनी पीपल इज पनिश फॉर ब्रीच ऑफ लॉ.
भाई कुछ लोग तो पनिश होते ही हैं ना, सारे भी नहीं होते, है ना। अब बड़े बड़े IAS ऑफिसर, अभी एक मैम थी, है ना, उनको अंदर किया गया। एक IAS ऑफिसर थे उत्तराखंड कैडर के, उनको बस उनके तो मेरे 7-8 दिन ही बचे थे रिटायरमेंट के, उनसे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो होता है एट टाइम्स, लॉ यू नो मूव्स इट्स एक्सेस, एंड when it moves its axis then nobody is spared, है ना। then the system of governance cannot encourage lawlessness, therefore it, and rather it should always encourage lawfulness, and it encourages lawfulness। कभी भी मैंने ऐसा तो नहीं देखा गवर्नेंस में कि भाई ठीक है मौखिक रूप से कोई और बात हो सकती है, लेकिन पेपरों पे तो हमेशा लॉफुल ही होता है जो भी होता है, ठीक है। नाउ लेजिटिमेसी मिलती है स्टेट को, और थोड़ा सा चेक्स एंड डेटरेंस का काम भी करता है लॉ, है ना। अगर लॉ ही नहीं होगा भाई, अगर आप करप्शन पे लॉ ही नहीं होगा तो करप्शन पे क्या चेक होगा और क्या किसे गलत ठहरा लो क्या। तो लॉ जो है चेक और डिटरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। लोगों को डर है कि हम करप्शन करेंगे तो हमें जेल हो सकती है, तो एक डिटरेंस की तरह काम करेगा। अगर कोई पता है कि करप्शन पे कोई लॉ ही नहीं है ना, कोई सजा ही नहीं होनी है, तो करो, पेल के करो, कौन रुकेगा, ठीक है। नाउ नेचुरल लॉ, ठीक है। तो नेचुरल लॉ इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन व्यवहारिक जो नेचर है हमारा, जो व्यवहार है उस पर based है, and it is based on human reason. And according to Thomas Aquinas, nature means avoidance of evil and people should strive for good behavior। तो नेचुरल लॉ का एक ही वो है कि आदमी जो है पॉजिटिव बिहेवियर या गुड बिहेवियर के प्रति जाता है, या उसको गुड बिहेवियर रखना चाहिए, और जो ईवल या गलत बिहेवियर है उसको हटाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी नेचुरल लॉ की भी 2 क्वालिटी, यूनिवर्सलिटी, क्योंकि जो नेचुरल लॉ है वो तो हर जगह पाया जाएगा, वो USA में भी पाया जाएगा, और आपका इंडिया में भी पाया जाएगा, और जापान में भी पाया जाएगा। एंड इम्यूटेबिलिटी मतलब उसको आप कभी गलत ठहरा नहीं सकते, वो सही होगा। इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ था, इट वाज फर्दर इलेबोरेटेड बाय थॉमस हॉब्स, जिनको हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, है ना। हमने आपको इलेबोरेटली पढ़ाया था, आप जाके देख सकते हैं हमारे जो फिलोसफर्स वाला चैप्टर है, लेक्चर 7 में ही है, थॉमस हॉब्स के बारे में। इनफैक्ट ही वॉज हु डिस्क्राइब्ड एज अ प्रिसेप्ट और अ जनरल रूल फाउंड आउट बाय रीजन बाय विच अ मैन इज़ फॉरबिडन टू डू डैट विच इज़ डिस्ट्रक्टिव टू हिज लाइफ। तो कोई भी वो चीज़ जो आदमी की लाइफ के लिए डिस्ट्रक्शन लाएगी वो फॉरबिडन है, वो गलत मानी जाएगी, और उसको आपको नहीं करना है। एंड ही एक्सटेंडेड हिज कॉन्सेप्ट, उन्होंने कुछ कहा कि आदमी को जो है बेसिक गुड्स चाहिए। तो बेसिक गुड्स हमारे जो इकोनॉमिक्स में है बेसिक गुड्स वो नहीं, एथिक्स के बेसिक गुड्स अलग से हैं। एथिक्स के बेसिक गुड्स पीस, हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड है ना। फिर एक सर एडवर्ड कोक आए, तो उन्होंने नेचुरल लॉ को बोला कि दैट विच गॉड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ नेचर ऑफ मैन इन्फ्यूज्ड इनटू हिज आर्ट फॉर हिज प्रिजर्वेशन एंड डायरेक्शन, है ना। जब गॉड ने मतलब भगवान ने इंसान को बनाया, उसके सीने में डाल दिया कि भैया देखो ये तुम्हें बचाएगा, और इसको और ये वो चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी है, और यही तुम्हें आगे ले जाएगा और तुम्हें धरती पे बनाए रखेगा, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, ठीक है। ये सर एडवर्ड कोक बोलते हैं, हम नहीं। तो इट इज़ ह्यूमन नेचर टू अवॉइड टू डू वेल, जैसे हम लोग सब क्या करना चाहते हैं, डू वेल। एंड देयर आर पीपल हु एट टाइम्स डू ईवल, बट देन एट द एंड ऑफ दे ऑल्सो वांट टू डू वेल एंड अवॉइड ईवल, है ना। कभी भी कोई भी जैसे डकैत हो गए या जो गलत काम करते हैं लोग, वो कभी नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलत काम करे, है ना। एक गैंगस्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा गैंगस्टर बने। तो ये क्या है, एक ह्यूमन नेचर है टू डू विल एंड अवॉइड इवल, है ना। उनका हो सकता है सर्कमस्टेंसेस बन गए हों कि उन्हें उस तरफ मुड़ना पड़ा, बट देन आदमी का जो नेचर है वो ये कहता है कि आप सही करो और गलत को हटाओ, ठीक है। तो एक टाइप की फ़िलासफ़ी है ना। बट नेचुरल लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा ऑब्जेक्टिव सा है, बड़ा सब्जेक्टिव सा है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी तो है नहीं, और ये कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देता कि स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स है क्या, ये एथिक्स बस इसने बोल दिया कि एक ही बात बोली कि आपको जो है बस सही करना है, गलत को हटाना है बस। और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, बस ये इसका पॉजिटिव है। एंड ये यही कहता है कि ह्यूमन शुड डू वेल एंड अवॉइड ईवल, ह्यूमन शुड ट्रीट अदर ह्यूमन्स विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, वन शुड बी नॉन हार्मफुल टू अदर्स, यू शुड स्पीक ट्रुथ, शो sympathy to the sufferings of people, that means you should have compassion. In fact, natural law talks about the essence of human behavior which has a profound impact on human conduct, and that human conduct should be to do well and avoid evil for a better society, ठीक है। देन पॉजिटिव लॉ मैंने आपको बता दिया कि जो कन्फर्मिटी में है नेचुरल लॉ से, वो कुछ जो है नेचुरल लॉ जो है वही बात करता है, ठीक है। It is a law that depends on the free will of the legislature and are
प्रोमोगेटेड बाय एक्सटर्नल साइंस, है ना, कुछ भारी देख के, ऊपर वाले को देख के, ऊपर वाले को सोच के बनाए जाते हैं, है ना। और इनफैक्ट थॉमस एक्विनास ने बोला कि यार देखो, जब हम लॉ बनाते हैं तो लोगों की अच्छा ही सोच के ही बनाते हैं, तो जो भी लॉ है वो पॉजिटिव लॉज ही हैं, है ना, बिकॉज दे आर जज्ड देयर कन्फॉर्मिटी टू द नेचुरल लॉ, एंड एन अनजस्ट लॉ तो लॉ है ही नहीं, है ना। कोई लॉ अगर अनजस्ट है तो वो लॉ है ही नहीं। तो लॉ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और उसे जो है कंफर्म करना चाहिए नेचुरल लॉ को या नेचुरल प्रिंसिपल्स को। अगर वो कंफर्म नहीं करता है तो वो अनजस्ट हो जाएगा, और अनजस्ट लॉ तो लॉ है ही नहीं, ठीक है। 10 लॉ जो है पॉजिटिव ह्यूमन लॉज ही हैं आज की टर्म्स में। डिएंटोलॉजिस्ट और टेलियोलॉजिस्ट ने थोड़ा सा अलग डेफिनेशन दी उनकी। डिएंटोलॉजिस्ट का कहना था कि फोकसिंग इन लॉज एंड रूल्स आर अ प्रिंसिपल गाइडेंस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर और मॉरलिटी। अब मैं आपको डिएंटोलॉजिस्ट कौन थे कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से। डिएंटोलॉजिस्ट वो लोग थे जो कि बोलते थे कि कॉन्सिक्वेंस मैटर नहीं करता, आप कैसे उस काम को कर रहे हैं, या आप क्या पाथ ले रहे हैं, या आप क्या रास्ता ले रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। 10 उन्होंने क्या कहा कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं लॉ, किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, फॉर ए बेटर गवर्नेंस के लिए। बट वो साथ साथ ये भी कह गए कि भैया लॉज एंड रेगुलेशन जो है इनसफिशिएंट हैं, आपको कुछ कुछ और भी चाहिए, और वो आगे जो वो चीज़ होगी वो क्या होगी, कंसाइंस होगी आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी जो है ना, वाइल कंसाइंस टू अप्लाई दोज लॉज एंड पर्टिकुलर रूल्स टू पर्टिकुलर एक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स आर मिसिंग अ क्रिटिकल एलिमेंट। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, लॉज ही सफिशिएंट नहीं है गाइड करने के लिए, किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ठीक है, या सिविल सर्वेंट्स को। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ और भी लाओ, ठीक है। आप कुछ और की खोज में निकले थे तो कुछ तो ढूंढना ही था, तो क्या मिला कंसाइंस हमारा अंदर, जो हमें कई बार आप लॉफुल हो सकते हो, हमने बताया ना, बट हो सकता है अभी कंसाइंस आपको दुख पहुंचाए। हमने एक एग्जांपल दिया था आपको, पता है, बहुत दिन पहले, कि भैया सरकार ने लॉ बनाया कि TPDS टारगेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम, TPDS में जो है आधार मैंडेटरी होगा। और कुछ लोग जो है झारखंड के एक छोटे से विलेज में अपना राशन लेने गए, और राशन वाले ने मना कर दिया कि आपका आधार कार्ड नहीं है आपके पास, आपको राशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब राशन नहीं मिला तो वो लोग भूख से मर गए। तो पर्पस ऑफ लॉ was defeated, and you know that person was lawful, but he was convict in the light of conscience or the justice of conscience। 10 अब पढ़ते हैं, conscience as the source of ethical guidance, है ना। 10 conscience is practical judgment on particular concrete human actions, है ना, उसको जज करते हैं हम लोग, ठीक है। और conscience जो है हमारा मॉरल कंपास है, वो हमारा मॉरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो हमारे ह्यूमन इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है, और वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। डिएंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कंसाइंस इज अ जजमेंट एंड एक्ट ऑफ इंटेलेक्ट, इट इज़ नॉट अ फीलिंग और एन इमोशन, रादर एन इंटेलेक्चुअल डिसीजन, ठीक है। तो डिएंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कंसाइंस क्या है, एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, वो कोई फीलिंग नहीं है। आप अंदर जो लगता है यार मुझे फील आ रही है, तो डिएंटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं कोई फीलिंग इमोशन नहीं है, वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसीजन है, वो आपको कॉग्निटिव पार्ट को डील करता है, ठीक है। आप दिमाग से ही कंसाइंस, आपके दिमाग में यहाँ भी कंसाइंस। बट टेलियोलॉजिकल वाले क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कि इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू ईगो आइडेंटिटी, ठीक है। नाउ एवरी ईगो आइडेंटिटी मतलब जो आपका पर्सनल फील है, तो ये थोड़ा फीलिंग वाले थे, ठीक है। नाउ एवरी ईगो इज़ इन सम सेंस अ कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होगा, और यही इसका क्रिटिसिज्म भी बनेगा आगे चल के कंसाइंस का, ठीक है। 10 कंसाइंस is not born with the ability to reason and understand good or bad things, rather there is a moral development through various stages जो कोलबर्ग, सिगमंड फ्रॉयड, एरिस्टोटल, कांत ने दी, है ना। एंड दैट कंसाइंस इज शेप्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, है ना। जब आप समाज में रहते हैं, आप समाज के कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप समाज में क्या सुनते हैं, आप समाज में आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं, वो सब चीज़ें, आप सोशल मीडिया पर क्या फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें आपका कंसाइंस को शेप करती हैं, और वही आपकी कंसाइंस डेवलपमेंट पे हेल्प करती हैं। 10 सोशलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस। तो कोलबर्ग का जो एटीट्यूड डेवलपमेंट था, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट किससे, सोशलाइजेशन से बताया। सिगमंड फ्रॉयड ने उसको
मॉरल डेवलपमेंट को किस में समझाया था? अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में समझाया। एरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट ऑफ विजडम दिया। ये सब कंसाइंस ही है। इनका जो सम निकलेगा ना बाद में, वो कंसाइंस ही निकलेगा। इनफैक्ट कांत तो जो थे वो बोलते थे कि आपका जो एथिकल कंडक्ट होना चाहिए वो कंसाइंस बेस्ड होना चाहिए। ये हो सकता है कि आप एक बारी को उनके लिए जो है लॉ जो है बैक सीट ले सकता है, बट आप कंसाइंस आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी मॉरल कमांड बननी चाहिए। 10 कंसाइंस अप्लाइज द लॉ और रूल टू स्पेसिफिक एक्शंस, देयरफॉर इट इज़ वाइटर देन लॉ, है ना। हो सकता है कि कुछ पहलू जीवन के या कुछ पहलू मनुष्य के लॉ से अनटच रह जाएं, बट कंसाइंस से वो अनटच नहीं रहते। एवरी नूक एंड कॉर्नर इज टच्ड बाय कंसाइंस। In fact, someone have said that conscience is to law as brush is to paint। जैसे आप ब्रश के बिना पेंट नहीं कर सकते, वैसे कंसाइंस के बिना आप लॉ भी नहीं बना सकते। इसीलिए लॉ जो है पॉजिटिव लॉज होते हैं आज के टाइम पे। उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, अब इंडिविजुअल लेवल पे आप हर पल हर क्षण एक डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये लेक्चर देखना है या नहीं देखना है। अभी भी आप सोच रहे हैं कि लेक्चर देखूँ या ना देखूँ, ये मुझे बेनिफिट करेगा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप हर समय एक डिसीजन ले रहे रहते हैं, और एक कंसाइंस ही है जो आपको गाइड करेगी, ठीक है, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या सही है और क्या गलत है। देन कंसेप्ट ऑफ एनलाइटनमेंट, वहाँ भी कंसाइंस ही आएगा। निर्वाणा क्या है वो आपको कंसाइंस बताएगी। इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन कंसाइंस। निर्वाणा क्या है कि आप ऊपर उठ गए, तो वो यही है कि जब आपकी ह्यूमन कंसाइंस हाईएस्ट स्टेज तक डेवलप हो जाएगी, फुल्ली डेवलप हो जाएगी, तो आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैन फिलॉसफी किसकी बात करता है कि आप अपनी राइट फेथ रखें, राइट नॉलेज रखें, राइट कंडक्ट रखें, एंड जब आप ये चीज़ फॉलो कर देंगे तो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन कंसाइंस जो होगी आपको डेवलप हो जाएगी, आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। Thus those people have their moral independence, moral sense, they are influenced by their own conscience, and they will have independent thinking known as scientific temper। They will not be gullible and docile। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कंसाइंस बढ़िया होती है, डेवलप्ड होती है, वो मॉरली इंडिपेंडेंट होते हैं, मॉरली सेंसफुल होते हैं, उनको मॉरल सेंस होती है, उनको पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और वह जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, तो आप उसमें कंसाइंस का यूज़ भी कर सकते हैं। देन सिविल सर्विसेज में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, एक तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी आप लॉज के प्रति है कि जो है, बट लेकिन आपकी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कि हाँ यार मैंने आज सही किया, वो व्यक्ति मेरे पास आया था, उसने मुझे इस काम के लिए बोला था, मैंने उसके साथ जस्टिस किया नहीं किया, या उसका काम किया नहीं किया, या मैंने उसके साथ सही व्यवहार किया नहीं किया। तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी कंसाइंस ही है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी से, जो रूल कंडक्ट रूल्स कोड ऑफ एथिक्स से बनाते हैं। आज जब तक आप अंदर से सही नहीं होंगे, जो व्यक्ति अंदर से सही होगा वो बाहर से भी सही होगा, उसे इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से ही गलत होगा, उनको ये सब चीज़ें रोक भी नहीं पाएंगे। भाई ये सब चीज़ें तो टाइम इमेमोरियल से ही है, फिर भी आज करप्शन होता है, लोग जो है गलत काम करते हैं, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। नाउ ये क्या है, हम सिविल सर्वेंट्स क्या है, हमारे गार्जियंस हैं, है ना, दे आर कस्टोडियंस ऑफ वेलफेयर ऑफ द सर्विस टू पीपल। अगर यही गलत हो जाएंगे तो इन्हें कौन गार्ड करेगा, या इनके ऊपर कौन है, तो इनके ऊपर कंसाइंस है, ठीक है, इनकी कंसाइंस है कि ये सही है या गलत है। क्योंकि लॉज तो बहुत है ना, इन्यूमरेबल लॉज हैं, लेकिन फिर भी जो है चीज़ें गलत होती हैं। जैसे सीबीआई अपना पावर का मिसयूज़ करती है ना, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिक्लाइन हो रही है ना। हम देख रहे हैं कि लॉज एंड रूल्स बढ़ रहे हैं, बट जो मॉरल बिहेवियर है या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो डिक्लाइन हो रहा है सिविल सर्वेंट्स का। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। अब आपको अपनी कंसाइंस पे या मॉरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसीलिए पेपर 4 ऐड किया गया कि वो आपको मॉरल डेवलपमेंट हो सके, आप समझ सकें कि कंपैशन क्या है, आप समझ सकें कि एम्पैथी क्या है, आप समझ सकें कि कैसे काम करना है लोगों के लिए, ठीक है। Thus, although law can check the amount of behavior, conscience is more effective self-check. In fact, civil services rules are also have also emphasized on conscience when rules are not clear or competent for decision making, है ना, not clear for competent decision। लेकिन इसकी weakness या criticism कह लें उसको,
कंसाइंस की वो भी, क्योंकि थोड़ी सब्जेक्टिव है, ये वेरी करती है पीपल टू पीपल, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन कंसाइंस हमेशा सही हो, कभी कभार हम लोग लॉन्ग डिसीजन भी ले लेते हैं, है ना। हर किसी के लिए वेरी करती है, तो क्वालिटी वेरी करेगी कंसाइंस की, ठीक है। जैसे निर्भया केस में हाई कोर्ट ने कल्प्रिट्स को फांसी की सजा दे दी, उन्होंने कहा कि इट्स शॉक द कंसाइंस ऑफ द नेशन। बट यार ऐसे ही केसेस और भी हुए हैं ना, वुमेन्स वर परेडेड नेकेड इन यूपी, देयर वाज अ बदायूं इंसिडेंट, यू नो, which I think should have not only rocked the conscience of the nation but have also rocked the conscience of humanity. But then, you know, conscience is a subjective thing, thus it varies from time to time, and you know, it's also dependent on public mood. But then, you know, what can you do? So thus you have to have it, but then you cannot solely rely on it. You need to have laws also, you need to have rules also, you need to have regulations also. तो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, दो ऑल दो कंसाइंस इज सब्जेक्टिव बट इट इज़ रिकग्नाइज एज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इट इज़ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय its own conscience. That's why people should have its own principle. You should have courage of conviction, apply your wisdom while dealing with the laws and or while applying the law or while dealing with the people, and then you should also have trust in humanity, and then of course you should have preference for impartiality over neutrality, क्योंकि impartiality हमने आपको बताया था, it deals with the innovation, it deals with the application of mind, and you know, when you are dealing with your mind, of course you should use your conscience and you should always weigh the things. आपको जो लॉ है वही अप्लाई नहीं कर देना डायरेक्टली, आपको देखना भी है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। दस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एथिकल डिलेमा एंड क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। देखो कुछ नहीं है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कब होती है, व्हेन अ पर्सन इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक टाइप की एक्सट्रीम फॉर्म है ना, कि मैंने गलत कर दिया, क्या हुआ, मैंने क्यों गलत किया, मैंने गलत किया, सही किया, वो एथिकल क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम टेंशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ टेंशन एंड इमोशनल टर्मोइल से आप गुजरते हो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में। इट हैपन्स ड्यू टू व्हेन देयर इज अ पर्सन इन अ स्टेट ऑफ शॉक, हिज कोर वैल्यूज एंड आइडेंटिटी इज बीइंग क्वेश्चनड, आप सही हो या गलत हो, मे हैव एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट फीलिंग, है ना, मे बी he has a situation in which he has to take decision which will lead to compromise his values, and may he have made a decision after which he feel that मैंने यार बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, मेरे से गलती हो गई, और आप फिर आप मतलब बुरा लगता है ना। कई बार देखो यार, एज अ सिविल सर्वेंट नहीं, ऐसा आदमी एज अ पर्सन भी, जब आप कई बार डील कर रहे होते हो, आप किसी बार यार किसी को आप गलत तरीके से बात कह देते हो या कोई कर देते हो, और आपको लगता है कि नहीं यार मैंने सही नहीं किया, या मेरे को उस तरीके से वैसे बात नहीं करती थी, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, एंड दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एथिकल डिलेमा। नाउ ऑफ कोर्स और देखो डिफरेंस क्या है, देखो एथिकल डिलेमा आपको आप डिसीजन लेने से पहले होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इट मे बी जनरल, मॉडरेट और एक्सट्रीम लेवल, बट क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हैपन्स बिफोर, पहले भी हो सकती है। एंड जैसे जब APJ अब्दुल कलाम जी को फांसी की सज़ा देनी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं रात भर नहीं सोया, है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस व्यक्ति को फांसी दूं या ना दूं, है ना। एंड मैं आपको बताऊं, ही वॉज एन एडरेंट सपोर्टर की फांसी नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी उन्होंने फांसी सुनाई उसको, और सुनाने के बाद भी वो कई दिनों तक सो नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि यार मेरे पास इतनी राइट नहीं होनी चाहिए कि मैं एक ह्यूमन लाइफ ले सकूँ, ना, वो सिर्फ भगवान का प्रेरोगेटिव है, तो बट आप फॉलो करते हो, है ना। तो सच वॉज दी थिंकिंग एंड सच वॉज द डेलिब्रेशन ऑफ पीपल ऑफ हिज स्टेचर, और खैर बात ही क्या करनी, मतलब कोई भी बात कहनी उनके लिए छोटी ही होगी, है ना। और इसमें जो होता है आप एक्सट्रीम लेवल से गुजरते हो। इनफैक्ट महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा कोट है कि देयर इज़ अ हायर कोर्ट देन द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, एंड दैट इज़ द कोड ऑफ कंसाइंस, इट सुपरसीड्स ऑल अदर कोर्ट्स, एंड दिस वॉज कॉल्ड बाय वेरी आवर ओन महात्मा गांधी जी। तो दैट वॉज ऑल फॉर this lecture. Thank you all for watching. Till then, take care, keep healthy, and we shall see you soon. Bye bye.